बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। हम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि घर के अंदर लड़ाई पड़ गई है और ये लड़ाई पंजाब के एक शहर और बड़े शहर और इस्लामाबाद के दरमियान पड़ गई है। अहम तरीन तफसीलात इस पर आपके साथ में शेयर करूँगा और इसके साथ एक और बड़ी खबर भी आपको दूंगा कि दो ताकतवर एजेंसी के जो सरबराहान हैं मुख्तलिफ शोबों के, उन्हें अचानक से बरतरफ कर दिया गया है और नाकामी का एतराफ़ करते हुए बरतरफ किया गया है। ये क्या मामला है? एक इंतहाई हसास खबर है, इस पर भी अहम तीन तफसीलात हैं, वो भी आप सब में शेयर करूँगा। अगली खबर आपसे ये शेयर करनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर या अवाम पर जो भी इमरान खान साहब का नाम लेता है या पोस्टर उठाता है या इमरान खान साहब के नज़रिए रसूल के साथ खड़ा हुआ है, जो कुछ हुआ उनके साथ सबके वो सामने है। बहरहाल अब ऐसा लग रहा है कि जो स्टेमिना है ना मार खाने का, वो बढ़ता जा रहा है और अब ये अनस्टॉपेबल होते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में एक नई क़यादत मिल गई है और वो नौजवान क़यादत मिल गई है जिसे बड़ा मारा गया और मारने के बावजूद भी वो खड़ा हुआ है। इस पर कुछ तफसीलात आप सब में शेयर करूंगा कि जब ऐसे कारकुनान और क़यादत खड़ी होती है ना, तो फिर वो वाकई अनस्टॉपेबल होती है, क्योंकि केपी की हद तक तो लोग भी निकलते हैं, सारा कुछ होता है। पंजाब में अगर कोई निकलता है ना, तो फौरी तौर पर पुलिस मुतहरिक होती है और उठाकर उसे अंदर कर देती है, फिर मुकदमे भी भुगते जाते हैं और बाकी मामलात भी होते हैं। लेकिन ये लॉन्ग मार्च की कॉल देने की देर थी कि पंजाब में भी पीटीआई का वो कोर कारकुन वो भी मुतहरिक हो गया है और ये प्लान दे दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि कैसे टीयर्स में उनकी जो क़यादत है ना, वो लीड करेगी आवाम को। टॉप गिरफ्तार होती है, उसके बाद नीचे, उसके बाद नीचे, उसके बाद नीचे, कितने गिरफ्तार करेंगे, इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, वो भी आप सब में शेयर करूंगा। और आखिर में जी एक और बड़ी खबर है दिफाई मुआहदे से मुतल्लिक। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया का दिफाई मुआहदा हो गया है, जहाँ पर इसको ज़ाहिर सी बात है अप्रिशिएट तो किया जा रहा है और इसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी इस एतबार से करार दिया जा रहा है कि देखें, मुस्लिम दुनिया में भी अब एक नया नेटो शायद बनता जा रहा है। नए नेटो के हवाले से भी बताया जा रहा है कि मुस्लिम दुनिया का नेटो बन रहा है और दिफाई मुआहदे का जो एक वन लाइनर है ना, वो भी यही है कि अगर किसी पर भी हमला होता है तो वो हमला तीनों पर तस्वुर जो है वो किया जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह से पाकिस्तान एक एटमी जो है वो पावर है, तुर्की जो है वो दिफाई निज़ाम के हवाले से जितना जदीद निज़ाम उनके पास है, ड्रोन्स उनके पास हैं, उस एतबार से सबसे ताकतवर है, और माशी जो ताकत है वो सऊदीया है। तो इन तीनों का ये जो मिलाप हुआ है, इसे जो है वो एक आप यूँ समझें कि जो दीगर ममालिक हैं या जो दुश्मन ममालिक हैं, ये जो इस खित्ते की तरफ देख रहे हैं या इन ममालिक की जानिब देख रहे हैं, उनके लिए ख़तरे की एक घंटी करार दिया जा रहा है। बहरहाल इसके साथ ही इसको एक और नज़र से भी देखा जा रहा है और वो ये है कि अब ये जो मुआहदा हो गया, ठीक है, ये मुआहदा हुआ है और एक अच्छी खबर भी है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि अगर जिस तरह से अमेरिका की ये साजिश है और ये चीज़ें सामने भी आई, आलमी मीडिया में भी रिपोर्ट हुई कि अमेरिका अब इस खित्ते से भागना चाहता है और वो ये चाहता है कि मैं तो इस खित्ते से भाग जाऊं, लेकिन यहाँ के जो ममालिक हैं वो आपस में लड़ते रहे, यानी कि माइनस अमेरिका जो जंग है ना वो चलती रहे। तो अब अगर ईरान सऊदीया पर हमला करता है या भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है, तो क्या ये होगा कि फिर तुर्की और सऊदीया भी भारत को ये कहेंगे जी कि हमारे ऊपर आपने हमला किया, हम अब जवाब देंगे, और ईरान के वाले से भी यही चीज़ होगी, क्योंकि इस मुआहदे की क्या शराइत हैं, दीगर पॉइंट्स हैं, इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि ये अभी तक सामने नहीं आई। जो एक वन लाइनर सामने आया उससे तो यही समझ में लगती है कि फिर इसका मतलब तो यही होगा कि अगर किसी एक पर भी हमला बाकी दोनों पर भी तस्वुर किया जाएगा, तो फिर अगर पाकिस्तान पर भारत हमला करता है तो इसका मतलब क्या होगा कि फिर ये दोनों ममालिक जो हैं तुर्की और सऊदीया, इन पर भी हमला तस्वुर किया जाएगा, और अगर हमला तस्वुर किया जाएगा तो फिर इन्हें भी अपना जो दिफा है वो करना पड़ेगा और तीनों मिलकर एक दूसरे का जो दिफा है वो करेंगे और फिर भारत को जो जवाब है वो भी दिया जाएगा। तो इसका जो मतलब वो तो यही समझ में आ रहा है। बहरहाल दूसरी तरफ अमेरिका की एक जो साजिश है ना, ये जो मुआहदा है, इस मुआहदे को उस एंगल से भी इस वक्त सोचा जा रहा है। क्या सोचा जा रहा है कि अगर लेट से अमेरिका जो कि एक बड़े हमले की तैयारी भी कर रहा है, प्लानिंग भी कर रहा है, अभी आर्जी तौर पर तो ये बात ज़रूर कर रहा है कि हमारे पास 80% मिसाइल्स हमने खर्च कर दी, हम पीछे हो रहे हैं, लेकिन
जो कुछ बाखबर हल्के हैं वो इस हवाले से ये बता रहे हैं कि अमेरिका एक बड़ा हमला यहाँ पर करेगा और फिर इस खित्ते से भागेगा, निकलेगा, और उसकी साजिश ये है कि इस खित्ते को आपस में लड़वाया जाए। तो क्या ऐसा तो नहीं कुछ प्लान हो रहा कि ईरान के ऊपर इस तरह का हमला किया जाए? सऊदीया और ईरान को अगर आमने सामने लाकर खड़ा कर देते तो फिर उसका मतलब क्या होगा कि अगर सऊदीया बीच में आता है फिर तुर्की और ईरान जो है वो भी, पाकिस्तान जो है वो भी बीच में आएगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है इस मुआहदे के बाद जिसके ऊपर सोचा जा रहा है। लेकिन इसके साथ मेरे ख्याल से एक और इम्पॉर्टेंट नुक्ता है जिसे मिस किया जा रहा है, और वो ये है कि इस सारी जंग में अगर आप देखें ना तो अमेरिका की बड़ी ख्वाहिश थी और उसने बड़ी कोशिश की कि सऊदीया को इस जंग में धकेला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सऊदीया इस जंग में नहीं उसने अपने आप को धकेलने दिया, और जाहिर सी बात है इसमें पाकिस्तान का जो एक इम्पॉर्टेंट रोल था, एक तो पाकिस्तान का सालसी का भी रोल था, और जो है वो उससे सऊदीया और ईरान को भी आमने सामने जो है वो नहीं आने दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह से होता तो फिर पाकिस्तान जो है उसने जाहिर सी बात है सऊदीया की तरफ ही खड़े होना था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है। तो अगर अमेरिका ये साजिश करता है और एट द एंड वो ये खित्ते से भागता है, लेकिन सऊदीया उसकी साजिश में नहीं आता, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये जो एक था ना कि आपस में लड़वाया जाए, तो ये जो सारी की सारी प्लानिंग होगी ये फिर नाकाम हो जाएगी। और फिर मैं समझता हूँ कि कतर हो गए या दीगर ममालिक हो गए, क्योंकि कतर के हवाले से भी ये है कि शायद अब नेक्स्ट मुल्क वो होगा कि जो कि इस मुआहदे में शायद शामिल हो सकता है, ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है। बहरहाल अगर ईरान भी हो जाता है फिर तो ये जो पूरा खित्ता है, क्योंकि सबके बॉर्डर एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, और इस तरह से अगर मामला चलते हैं तो फिर ये जो खित्ता है वो बड़ा खुशहाल भी हो सकता है। तो बहरहाल जी ये सारे मुख्तलिफ एंगल्स हैं इस मुआहदे के बाद जिसको काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान के अतबार से देखा जाए तो अभी ये जो वन लाइनर एक चीज़ सामने आई है, ज़ाहिर सी बात है अच्छा इसको बड़ा अप्रिशिएट जो है और एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की करार दिया जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पंजाब में मुतबादिल जो क़यादत है ना वो मिल गई है। कैसे मिल गई है? खबर इसमें यह है कि पंजाब के वो कारकुन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो रहनुमा या वो कारकुन, ज़ाहिर सी बात है निचले लेवल से, सुहेल आफरीदी भी निचले लेवल से जो है वो ऊपर तक आए हैं, कॉल के ऊपर अब भी वो पंजाब में निकल रहे हैं। ये नहीं कि उनको मारे पड़ी, उनके कारोबार बंद किए गए, उनके घर, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सील की गई, उनको जो है वो गिरफ्तारियां हुई, लेकिन उसके बावजूद वो इमरान खान साहब के नज़रिए और असूल के साथ डट कर खड़े हुए हैं। यानी कि वो इमरान खान साहब ने कहा था ना जब पीटीआई के लोग जो है वो छोड़ कर जा रहे थे कि एक फ़िल्टर अच्छा लग गया, जो छोड़कर जा रहा है ठीक है वो छोड़कर चला जाए। इस फिल्टर से अब नीचे जो लोग आएंगे ना वो लोग होंगे कि जो वाकई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान साहब के साथ ऐसे खड़े हुए हैं कि इन तमाम तर सख्तियों को बर्दाश्त करने के बावजूद भी वो खड़े हुए हैं। केपीके के अंदर तो लोग निकल भी आते हैं, जलसे भी हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है हुकूमत है पीटीआई की, तो उस तरह से नहीं वहाँ पर लोगों की गिरफ्तारियाँ कर पाते। लेकिन पंजाब में ज़रा सा भी किसी को नहीं निकलने दिया जाता। अभी पिछले दिनों 5 अगस्त को जब जलसा हुआ तो उससे पहले पीटीआई ने रैली भी निकाली थी पंजाब में, वुकरा ने भी, और बड़ी हद तक जो गिरफ्तारियाँ हैं वो भी हुई। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्टिल जो रैलियाँ हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की निकालने में कामयाब रही, और वो मुतबादिल क़यादत जो थी, जो कि सख्तियाँ बर्दाश्त करने के बावजूद भी खड़े हुए हैं, वो अब नई क़यादत के तौर पर सामने आ चुके हैं। अब पीटीआई का एक जो प्लान है वो ये है कि अगर आप ये पहली जो टीयर है हमारी लीडरशिप की उसे गिरफ्तार करते हैं, ओहदों से हटाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसके बाद नई जो लीडरशिप है वो आएगी। इस तरह से टीयर्स के अंदर अपनी क़यादत जो है उसे डिवाइड कर लिया गया है। यहाँ तक कि अब ये जो एक मंजर सामने आए हैं या ये जो एक बड़ी खबर सामने आई है, ये जो डिटेल्स सामने आ रही हैं कि नीचे से भी जो लोग हैं वो मतलब है कि जो आप यूँ कहें कि हार्ड कोर या इमरान खान साहब के वो फॉलोअर्स जो असूल नज़रिए के ऊपर ऐसे खड़े हुए हैं कि सख्तियों के बावजूद भी वो डट कर खड़े हुए हैं, तो उनका सामने आने का मतलब ये है कि वो जो लीड करेंगे तो फिर वो पीछे नहीं होंगे। तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर। आप देखें कि 50 दिन का गैप तो रखा गया है, अब इस गैप में ये मुतहरिक करने में कितना कामयाब जो हैं वो हो पाते हैं। आगे चलते हुए आपको बताऊं जी कि एक अहम खुफिया एजेंसी के 2 सीनियर अफसरान को बरतरफ कर दिया गया है, फारिग कर दिया गया, या आप यूँ कहें कि उनसे रेजिग्नेशन जो है वो ले लिए गए हैं। ये जी नेतन्याहू की जो एक खुफिया एजेंसी है उसके 2 सीनियर 3 अफसरान, पहला जो अफसर है वो इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट जो है उसका सरबराह, और दूसरा ईरान डिवीज़न का सरबराह, ये दोनों जो हैं इन्हें हटा दिया गया अपने ओहदों से। अब उसको आप बरतरफ करना भी कह सकते हैं, इस्तीफ़ा लेना भी कह सकते हैं, लेकिन वजह क्या बनी?
वजह यह बनी है कि यहाँ पर ईरान के मुकाबले में अपनी शिकस्त का जो इतराफ़ है वो किया गया और ये माना गया कि हमसे मिस कैलकुलेशन हुई है। जो रिजीम चेंज हम ईरान में करना चाहते थे, इवन कि हमने जो जंग ईरान के साथ की, जो दोनों फेजेज़ में हमें ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई है, हमारी जो कैलकुलेशंस थी वो ठीक नहीं थी। यानी कि क्या कैलकुलेशंस थी? कैलकुलेशंस ये थी जी कि हम रिजीम चेंज कर लेंगे, ग्राउंड के ऊपर जो हालात है, अगर एक बड़ी बगावत हम जो है वो कामयाब हो जाते हैं तो रिजीम के ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, टॉप लीडरशिप ईरान की खड़ी होती है, नीचे से आवाम निकल आती है, तो फिर उसके बाद जो नई लीडरशिप है वो जगह नहीं ले पाएगी। यूं हम ईरान के ऊपर अपना जो एक तसल्लुत है वो कायम कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी जो मिसकैलकुलेशंस थी वो की गई। इवन के ट्रंप का जो वज़ीर दिफा है पीट हेगसेथ, ट्रंप काफ़ी बरहम हुआ अपने वज़ीर दिफा के ऊपर कि जो हमारे पास मिसाइल्स थे या इंटरसेप्टर मिसाइल्स थे वो अगर 80% हम खर्च कर चुके हैं तो इस बात का मुझे क्यों नहीं बताया गया। यानी कि ट्रंप से भी जो मालूमात है वो छुपाई गई। अब आप देखेंगे ट्रंप जो कुछ दिन पहले ये कह रहा था कि हम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जो है वो ईरान के अटैक करेंगे, उन्हें तबाह करेंगे, वो अब ये कह रहा है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं और बड़ी जल्द जंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी और मामला तय हो जाएंगे। लेकिन जो अब शराइत रख दी गई हैं अब नया हरमुज़ खोलने के हवाले से ईरान ने, तो वो MOU नहीं है जिसके ऊपर पहले साइन हुआ था। ज़ाहिर सी बात है अगर ईरान फाते है, ईरान ने ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी है, तो वो टेबल के ऊपर मज़ीद मजबूत होगा। ऐसा तो वो नहीं करेगा कि जो वो मैदान में जीता है उससे मुज़ाकरात की टेबल पर वो हार जाए। तो अब इसलिए अमेरिका की जानिब से ज़ाहिर ये प्लानिंग है कि इस खित्ते में या ईरान के ऊपर एक बड़ा और फाइनल जो हमला है वो करके वो इस खित्ते से निकले, इस खित्ते से भागे। और जिस तरह से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कहा गया, तो ईरान उसके जवाब में क्या करेगा, वो उन ममालिक के ऊपर या उन खलीजी ममालिक के ऊपर तय हमला करेगा जहाँ पर अमेरिकी बेसिस हैं और वहाँ से जो हमले हैं वो ईरान के ऊपर होते रहे हैं। अब इसमें UAE पीछे हो गया, सऊदीया तो आया ही नहीं, और जो सबसे ज़्यादा इवन के कतर जो है वो भी पीछे हो गया। बहरीन और कुवैत जो हैं, ये जो दो ममालिक है ना, ये अभी भी जो सेकंड फेज़ भी है ना, इसमें इन्हीं दो ममालिक में जो अमरीकी अड्डे मौजूद है, अमरीकी बेसिस मौजूद है, वहाँ से ईरान के ऊपर जो हमले हैं वो होते रहे हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त ओवरऑल खित्ते की जो सूरत हाल है वो बन चुकी हुई है कि अपनी नाकामी का जो इतराफ़ है ना वो कर लिया गया है। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि घर के अंदर जो लड़ाई है ना वो पड़ गई है, और इस बात की तस्दीक खुद बिलावल जरदारी कर रहे हैं। खबर यह है जी कि इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर लड़ाई है। अब जो इशारा है जो बिलावल जरदारी कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर यह है घर के अंदर कि मरियम और शहबाज जो हैं उनमें असल में जो एक लड़ाई है ना वो चल रही है। पहले मरियम ने हमदा शहबाज को पंजाब से निकाला और अब जो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी है ना उस पर भी मरियम नवाज़ की नज़र है। और दूसरी तरफ बिलावल जरदारी जो हैं ये भी चाहते हैं कि जो शेरवानी है वज़ीर-ए-आज़म की ये पहने। बहरहाल ताकतवर हलकों का यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि उनका प्लान कुछ हो रही है। वो अब ये जो सूबों वाला मामला है ना ये ले आए हैं। इस पर भी मैं आपको खबर देता चलूँ कि ये अब कन्फर्म हो चुका है, सूबे या नया जो सिस्टम है वो आना ही आना है। जहाँ तक मोहसिन नकवी की वो सेकंड स्टेटमेंट थी ना जिसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म 5 साल पूरे करेंगे। देखिए नया सिस्टम आता है, बाख्तियार सदर होता है, सारे मामला उसके पास होते हैं, तो नीचे एक वज़ीर-ए-आज़म का जो ओहदा है वो रहता है, उसके पास इख्तियारात नहीं होते, तो क्या है, ठीक है। तो उस तनाज़र में भी अगर मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट को देखा जाए ना तो ये फिर होता है कि मतलब है कि खैर वैसे अभी कौन से इख्तियारात है, अभी भी तो कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म फॉर्म 47-16 ही उन्हें जो है वो करार दिया जाता है ना। तो मोहसिन नकवी की वो जो स्टेटमेंट है जिसके ऊपर बाद में शादियाने बजाएंगे कि देखें जी सिस्टम तो कहीं नहीं जा रहा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये तय कर लिया गया कि नए सूबे बनने हैं। अब इवन के नून लीग के अंदर ये वो बातें की जा रही हैं कि अगर नए सूबे भी बनते हैं, और ये कोई बात की जा रही है कि कोई 18 के करीब शायद जो नए सूबे हैं वो बन जाएँ, तो कोई बात नहीं, जुनैद सफदर भी है और नून लीग के जो हैं वो बच्चे भी हैं आगे उनके शरीफों के, तो उनको हर सूबे के ऊपर जो है वो लगा दिया जाएगा। मतलब अब ये देखें इनका जो है वो मकसद जो है वो इनका क्या मकसद, इनका सिर्फ इक़्तिदार है, अवाम नहीं है। तो बहरहाल जी ये तो हो चुका हुआ था। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि अब तो ये चीज़ें क्लियर होकर सामने आ गई हैं कि जो शरीफ है ना वो इस मामले में बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं। खैर उनके पास और कोई चॉइस भी नहीं है, अंदर से वो खुश नहीं है कि नए सूबे बने। ज़ाहिर सी बात है उनकी ग्रिप कमज़ोर होती है, उनके जो इख्तियारात हैं वो ऑलमोस्ट कम ही होते हैं। निचले लेवल पर जब इख्तियारात जाएंगे, नए जो सूबे हैं वो बनेंगे, ऊपर सदर आएगा, उसके पास सारी जो पावर है वो होगी। वज़ीर-ए-आज़म जो है वो फिर ऐसे ही हो, और फिर जहाँ पर 18-20 वज़ीर आला होंगे तो फिर अभी तो फिर पंजाब की जो वज़ीर आला है उसको गर्दाना जैसे सबसे बड़े सूबे की जो है वो वज़ीर आला है, बड़े इख्तियारात होते हैं, पूरा मतलब इतना बड़ा जो सूबा है वो मौजूद है। तो अंदर से वो बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन बात यह है कि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर
हाँ, एक ऑप्शन ज़रूर है ये कि वो अगर सियासी शहीद होना चाहें तो वो हो सकते हैं, लेकिन खैर आज तक कहाँ से वो सियासी शहीद हुए हैं। उन्होंने हमेशा से, उनकी माजी हिस्ट्री ये रही है कि डील करके वो चले जाते रहे हैं, तो अभी वो क्यों खुद को सियासी शहीद करेंगे। यानी कि अभी भी वो इस मामले के ऊपर अगर अड़ जाते हैं, इनकार करते हैं, तो होना तो वही है जो ताकतवरों ने डिसाइड कर लिया है कि हम ये करेंगे, उनको वो नहीं जो है वो हिलने देंगे। ये जो कुछ मर्जी कहते रहे, जो उन्होंने डिसाइड किया है उसके सामने वो इनको नहीं आने देंगे। लेकिन जो शरीफ हैं एटलीस्ट उससे ये हो जाएगा कि सियासी शहीद फिर से हो जाएंगे, हो सकता है आवाम में कुछ वर्थ जो है वो बन जाए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसके बरक्स जो फैसला वो किया है। और ये है जी कि हम जो पॉलिश है वो बरकरार रखते हैं, और इससे क्या होगा कि चलें फॉर्म से, क्योंकि अब हमारे पास रास्ता ही यही है कि अवाम में तो हम जाने जोगे नहीं रहे, तो फॉर्म 47 के ऊपर ही हम आते रहें, अपना जो इक़्तिदार है वो एंजॉय करते रहें। तो बहरहाल जी घर के अंदर तो फड्डा पड़ गया हुआ है, और दूसरा इनके जो मज़े हैं ये भी जल्द ख़त्म होने जा रहे हैं। इसके साथ ही जी मैं देख लूँ और कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं है, तो बहरहाल ये जी कुछ अहम तरीन तफसीलात जी। एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर है, और ख़बर है जी बड़ी रिटायरमेंट के हवाले से। जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा बिल आखिर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिटायर हो गई हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली जो हैं, इनकी रिटायरमेंट के बाद जितने भी साफ़ी हैं ना, ख़ासतौर पर कुछ जो कोर्ट रिपोर्टर्स वगैरह, इन्हें कोई अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं किया जा रहा, ठीक है। और जो साबिक चीफ जस्टिस रहा काजी फाइज़ ईसा, उन्हीं के साथ ही या उन्हीं की सफ़ में ही इन्हें भी खड़ा किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है, 3 बड़े फैसले इनके बताता हूँ। बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीना गया, वो ये जस्टिस हिलाली जो हैं वो इस फैसले में थी काजी फाइज़ ईसा के साथ। फिर इसके अलावा सिविलियन का फ़ौजी ट्रायल वाला जो फ़ैसला था उसमें भी ये थी, और फिर मखसूस नशिस्तें जो PTI से लेकर दूसरी जमानतों को देने वाला फ़ैसला था उसमें भी ये थी। तो ये 3 फैसले जी इनके रखे जा रहे हैं सामने। बल्कि यहाँ तक साफ़ी जो है वो लिख रहे हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स ये बात लिख रहे हैं कि जब कोई भी जब जज रिटायर होता है ना, तो ये देखा जाता है कि उसके क्रेडिट पर कौन से बड़े फैसले हैं जिन्हें डिस्कस किया जाता है कि देखें इस जज ने तो ये फ़ैसला दिया था। तो इनके क्रेडिट में तो ऐसा कोई फ़ैसला नहीं आया जिससे इनकी वाह हो के देखें मतलब है कि ये बड़ा तारीख़ी फ़ैसला है और ये इन्होंने एक बड़ा जो फ़ैसला है वो दिया। बल्कि इनके माइनस में जो पॉइंट्स हैं उसके हक़ में जो ये फ़ैसले हैं ना वो दिए जा रहे हैं। तो ये जी जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा हैं जो कि आज रिटायर हो गई हैं। बहरहाल रिटायर भी हो जाना है, किसी ने जो है वो हयात तो नहीं रहना, सब ने चले भी जाना है। मैटर ये करता है कि फिर उसके बाद आपको याद किन लफ्ज़ों में रखा जाता है या आवाम के दिल में आप कितनी मोहब्बत या नफ़रत जो है वो बना पाए हैं। आज की व्लॉग से इतना ही, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।